हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर वैदिक काल से 30 प्रश्न। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में महाजनपद शब्द का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ। क्या होगा इसका आंसर? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में अ, महाजनपद शब्द का पहला उल्लेख मिलता है बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथ में। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के बाद जो है समाज में राजनीतिक केंद्रीकरण हुआ, जिसे 16 महाजनपद का उदय हुआ था। और 16 महाजनपद जो है ये कौन कौन थे? मगध थे, कौशल थे, वत्स थे, वज्जी, अंग इत्यादि महाजनपद थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में अरण्य ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर वैदिक काल में अरण्य ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा अध्यात्म चिंतन। क्या होगा इसका आंसर? अध्यात्म चिंतन। आंसर बी होगा। ठीक है, अरण्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? अध्यात्म चिंतन। इसका मतलब था कि अरण्य का जो अरण्य ग्रंथ लिखा गया, इसलिए लिखा गया क्योंकि जो व्यक्ति यज्ञ कर्मकांड छोड़कर वन में अध्यात्म का साधना करते थे, उनके लिए यह ग्रंथ था। ठीक है, और इसमें जो है यज्ञ और दार्शनिक पक्ष को ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक समाज में राजा की वैधता का प्रमुख आधार क्या था? उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक समाज में राजा की वैधता का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका आंसर होगा यज्ञ अनुष्ठान। क्या होगा इसका आंसर? यज्ञ अनुष्ठान सी होगा। ठीक है, राजा की वैधता मतलब राजा है, उसका क्या प्रमुख आधार था? उसका प्रमुख आधार था राजा की शक्ति और वैधता यज्ञों पर निर्भर थी। ठीक है, और राजा जो है यह अश्वमेध यज्ञ करवाता था और राजसूय यज्ञ करवाता था। जैसे इस तरह के अनुष्ठान करवा के वो अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को धार्मिक रूप से वैध बनाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त में वर्णित समाज की संरचना का प्रमुख आधार क्या था? पुरुष सूक्त में संरचनित वर्णित समाज की संरचना का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका आंसर होगा वर्ण व्यवस्था। क्या था इसका आंसर? वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, और पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, और जिसमें कि 4 वर्ण के का उल्लेख है, इसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और ये चार चार वर्ण जो है, इसका जो विभाजन का उस समय का आधार था वह कर्म था। ठीक है, कर्म और कर्तव्य पर आधारित था ये बात, लेकिन बाद में यह जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, यानी कि पूर्व वैदिक काल में जब वैदिक काल की शुरुआत हुई थी, तो इसका जो आधार था वो कर्म पर था। अगर कोई व्यक्ति जूता सिल रहा है तो वो मोची कहलाया, कोई व्यक्ति चाक चला रहा है, बर्तन बना रहा है तो वो कुम्हार कहलाया। लेकिन बाद में ये जन्म पर आधारित हो गया, मतलब उसके घर में जन्म लेने वाला बच्चा कुम्हार ही रह गया। ठीक है, भले वो कोई दूसरा काम क्यों न करे। तो ये हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का विवाह निषिद्ध माना गया था? तो उत्तर वैदिक काल में जो है असुर विवाह। क्या होगा इसका आंसर? असुर विवाह जो है निषिद्ध माना गया था, क्योंकि ये पकड़ कर और अपहरण करके विवाह होता था इसमें। ठीक है, तो इस तरह का विवाह जो होता था वो निषिद्ध माना गया था। ठीक है, असुर विवाह में दहेज का प्रचलन था, जिसे उत्तर वैदिक समाज में नैतिक रूप से अनुचित माना गया था। ठीक है, और इसमें जो है सही माना कौन कौन गया था? जैसे ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सब विवाह जो थे सामाजिक रूप से स्वीकृत थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का क्या उद्देश्य था? उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। क्या था आंसर? राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाना सी होगा इसका आंसर। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ जो है विशेष रूप से राजा द्वारा किया जाता था। ठीक है, और उसकी राजनीतिक धार्मिक प्रतिष्ठा जो है बढ़ सके, इसके लिए किया जाता था। और एक तरह से राजत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता था इस यज्ञ को, यानी कौन यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का क्या कार्य था? उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का क्या कार्य था? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक और सामाजिक निर्णय लेना। ठीक है, आंसर बी होगा, राजनीतिक और सामाजिक निर्णय लेना सभा और समिति का कार्य था। सभा में कौन कौन शामिल थे? सभा में जो शामिल थे वो वरिष्ठ और अनुभवी लोग शामिल होते थे, जबकि समिति में गांव समाज के सभी लोग शामिल होते थे। ठीक है, और ये जो थी सभा और समिति वैदिक समाज की प्रारंभिक लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख जो देवता थे वो विष्णु थे। हालांकि शुरुआत में प्रमुख देवता के रूप में इंद्र को माना जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रमुख देवता के रूप में विष्णु हो गए, और एक और है रुद्र, जिसको जिसको कहते हैं शंकर भगवान, ये
शिव, ठीक है। तो ये दोनों देवता देवता जो थे वो प्रमुख देवता थे। विष्णु जो पालन करता थे और दयालु थे, वहीं रुद्र जो है शिव के रूप में पूजे पूजे जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसका क्या आंसर होगा? विष्णु होगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में किस विषय पर अधिक बल दिया गया है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में किस विषय पर अधिक बल दिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा यज्ञ अनुष्ठान। क्या होगा इसका आंसर? एक नंबर होगा, यज्ञ और अनुष्ठान पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञों की विस्तृत चर्चा है उसमें। ठीक है, और यज्ञ कैसे समाज और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं, ये भी चर्चा किया गया है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में अरण्यक और उपनिषद में क्या प्रमुख अंतर है? उत्तर वैदिक काल में जो अरण्यक ग्रंथ था और उपनिषद ग्रंथ था, उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, अरण्यक यज्ञों पर केंद्रित है जबकि उपनिषद दर्शन पर केंद्रित है। ठीक है, अरण्यक अरण्यक किस पर केंद्रित है? यज्ञों पर केंद्रित है, जबकि उपनिषद जो है दर्शन पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति वैदिक कर्मकांड से दूर रहता है, अध्यात्म चिंतन करता था जंगल में जाकर, उसके लिए अरण्य ग्रंथ लिखा गया। और जबकि उपनिषद जो है फुल्ली उसमें दर्शन पर केंद्रित है, यानी आत्मा और ज्ञान पर केंद्रित है, ब्रह्म और आत्मज्ञान पर केंद्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गायत्री गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह है ऋग्वेद में।